हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। अगेन आज का जो वीडियो है वो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 4 का। सब्जेक्ट कोड है B401, एजुकेशन एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। यूनिट 4 हम पढ़ रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं बहुत सारे हैं, इसलिए वीडियो जो है वो बड़ी हो सकती है, बट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है प्रॉब्लम्स इन सेकेंडरी एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्वालिटी इशूज़। सो अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन, जिसकी वजह से ही मुझे इतनी सारी मोटिवेशन मिली और मैंने दिवाली की ब्रेक का पूरा यूज़ करके आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फटाफट से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की। तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअली एजुकेशन को दो सिस्टम में डिवाइड किया जा सकता है, एक है जर्नल एजुकेशन और एक है वोकेशनल। जर्नल एजुकेशन का मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटीज़ बंदे में डालना, लोगों को डेवलप करना, उनको कल्चर्ड बनाना, ताकि वो एक अच्छे सिटीजन की तरह जो है वो नॉर्मल लाइफ जो है जी सके। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन जो होती है वो इससे बहुत डिफरेंट होती है। उसका मतलब ये होता है कि लोगों के अंदर स्किल डालना, स्किल रिलेटेड टू प्रोडक्शन वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर दूसरे टाइप के वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट्स। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो पर्सन होता है वो ईजिली अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकता है, यानी कि जीवन व्यापन करने के लिए वो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है, और साथ ही साथ अपने कंफर्ट एंड जॉय को भी वो मेंटेन कर सकता है। अब क्योंकि सिलेबस में जो है प्रॉब्लम्स की बात करी गई है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉब्लम की। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब भी वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात होती है तो इसका मतलब ये था कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ कोर्सेज़ को ऐड करना जो कि वोकेशनल कोर्सेज़ कहलाते हैं। सबसे पहले इसकी बात करी गई थी कोठारी कमीशन में, यानी वहाँ पर ये बोला गया था कि वोकेशनल कोर्सेज़ होने चाहिए। लेकिन इंडिया में हमेशा वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को जो है वो बहुत डिफरेंट वे में समझा जाता है। ऐसा समझते हैं लोग कि पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करके और सिर्फ वोकेशनल कोर्सेज करवाना, बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी सिर्फ ये है कि नॉर्मल पढ़ाई जो है उसके साथ साथ कुछ वोकेशनल कोर्सेज को ऐड करना। यही रीज़न है कि अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, उसमें यही सारे रिफॉर्म्स करेगा और इवन क्लास 6 से वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की कि आखिर प्रॉब्लम जो है वो क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम है रॉन्ग एटीट्यूड। All the while, more respect has been paid to intellectual activity than physical labor. On the basis of work or labor, the caste system has been built in India. The root of division of labor based on thousands of years of caste system have gone deep into our society. The people engaged in handicrafts and other physical work for earning their bread are not looked at with respect. सिंपल से फंडा है कि पहले क्या था कि फिज़िकल वर्क को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जैसे कि कोई आर्टिस्ट है तो उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए और बहुत सारी चीज़ें इंडियन कल्चर डिस्ट्रॉय किया, और आप कह सकते हैं कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए सोसाइटी में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे चेंजेस आए कि अब जो है वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यानी कि एक वो पर्सन जो एक नॉर्मल आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है उसके कंपैरिजन में एक वो पर्सन जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ कर रहा है, उन दोनों को अगर कंपेयर करें तो फॉर श्योर आप भी इंटेलेक्चुअल पर्सन को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। बट रियलिटी जो है वो बहुत डिफरेंट है, और यही रीज़न है कि ऐसे लोग जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं या फिर फिज़िकल वर्क करते हैं अपनी ब्रेड अर्न करने के लिए, ब्रेड अर्न करने का मतलब कि अपने लिए पैसा कमाते हैं, अपनी लाइवलीहुड को आगे कैरी ऑन करने के लिए, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। सो दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट ईजी टू सॉल्व। द यूथ फोर्स in the country should be given education to change attitude towards work and physical labor. अब सिंपल सा फंडा है, अगर आप CBSE की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आप CBSE की वेबसाइट पे देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। मोर देन 30+ कोर्सेज अवेलेबल हैं क्लास 11th एंड 12th के लिए, जिसमें कि कारपेंटर, प्लम्बर, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन, ऐसे भी कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। अब आप खुद सोचिए कि क्या किसी बच्चे से अगर आप ये बोलेंगे कि बेटा कारपेंटर वाला जो वोकेशनल कोर्स है कर लो, तो क्या वो करेगा? नहीं करेगा। एंड फॉर श्योर उसके पेरेंट्स खुद स्कूल पहुंच जाएंगे लड़ने के लिए उस चीज़ को लेके कि हमारे बच्चे को आप कारपेंटर बनाना चाहते हो। बट रियलिटी ये है कि वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करने वाले हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है दर्थ ऑफ इंस्टीट्यूशंस। दर्थ का जो मतलब है वो होता है लैक, यानी कि कमी है। तो प्रॉपर जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। टेक्निकल या फिर आप कह सकते हैं वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनकी बहुत ही ज़्यादा कमी है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी इंस्टीट्यूट्स बनाए गए वो उतने एडिक्वेट नहीं है कि प्रेजेंट यूथ को अकोमोडेट कर पाएँ या फिर उनको अकॉर्डिंगली वोकेशनल और टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज जो हैं वो दे पाएँ। क्योंकि ऑब्वियसली राइज इन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जो हैं बहुत कम है। यही रीज़न है, अगर आप NEP
उठाएंगे पढ़ेंगे, या हमने जो वीडियो में डिस्कस भी किया था नई एनईपी में, दैट इज़ 2020, वहाँ पे बहुत सारे नए यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस खोलने की बात करी गई है। तो एक प्रॉब्लम ये भी है वोकेशनलाइजेशन में कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नहीं है। थर्ड पॉइंट है नैरो करिकुलम। टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके लिए प्रोविजन जो है बहुत कम है, यानी कि वहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट्स या वोकेशनल सब्जेक्ट्स बहुत कम है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर लिबरल एजुकेशन। अब यहाँ पे एक टर्म की बात करी गई है जो है लिबरल एजुकेशन। तो ये जो लिबरल एजुकेशन है एक टाइप की एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको स्किल इक्विप्ड कर दिया जाता है, यानी कि उनको स्किल सिखाई जाती है ताकि वो ग्लोबल कंपटीशन को फेस कर सके। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे वोकेशनलाइजेशन की ही बात हो रही है। तो करिकुलम जो है बहुत ही नैरो है, उसमें वोकेशंस की आप कह सकते हैं वोकेशनल कोर्सेज की जो है वो प्लेस ज़्यादा नहीं है। ये भी एक रीज़न है प्रॉब्लम का। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वोकेशनलाइजेशन में वो है अनसूटेबल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो टेक्निकल कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इंग्लिश ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अब अगेन प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसे बच्चे जो कि अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, यानी कि या तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या फिर वो रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ के निकले हैं, क्लास उन्होंने 12th पास करी है, कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जब टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं तो उनके लिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आपने पढ़ा होगा कि इस बार से MBBS की जो पढ़ाई है उसको भी हिंदी मीडियम के ऑप्शन में रख दिया गया, यानी पहले इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, फाइनली अब हिंदी में पढ़ाया जाएगा। तो इससे एक बेनिफिट और मिलेगा कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश के साथ, उनको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में भी अगेन यही सारी चीज़ें जो टेक्निकल या वोकेशनल है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ इंग्लिश है। तो इसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। देन बात आती है दर्थ ऑफ टीचर की। अगेन दर्थ वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब सिंपल सा है लैक, यानी कि कमी। तो जो अच्छे हैं पढ़ाई में, मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो टेक्निकल या वोकेशनल नॉलेज लेते हैं और उसके बाद वो जॉब के पीछे भागते हैं, पैसे कमाने के पीछे भागते हैं। उनमें से कोई भी हार्डली शायद टीचिंग के बारे में सोचता हो कि हम पढ़ाएं और दूसरों का भी यहाँ पे भला करें। तो द थिंग इज़ दैट कि एक रीज़न ये है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा भी है कि सफिशिएंट रिस्पेक्ट जो है वो नहीं मिलती टीचर्स को इन अ सोसाइटी। तो अब आप बीएड के स्टूडेंट हैं, आप बीएड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस बारे में सोचा होगा कि हमें फटाफट बीएड करना है और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब करनी है, ठीक है। और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अगर हम टीचर बन रहे हैं या बनेंगे फाइनली, तो हम क्यों बनना चाहते हैं, ताकि हम सोसाइटी का डेवलपमेंट करें या कुछ और। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, हम सब यही चाहते हैं कि हम फटाफट जॉब करें, पैसे कमाएं। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है वोकेशनलाइजेशन में। और सोसाइटी का तो कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी हमेशा क्या करती है, टीचर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं देती जो कि एक्चुअली दी जानी चाहिए। टीचर्स को डिसेंट पैकेज भी दिया जाना चाहिए सैलरी का, जिससे कि अगेन वो उसकी तरफ जो है वो आए, कि मतलब उनको ऐसा लगने लगे कि हाँ दैट दिस जॉब इज़ ऑफरिंग दैम मोर सैलरी एंड दैट्स वाई दे वोंट बी गोइंग टू समवन एल्स या समवेयर एल्स। देन लैक ऑफ कंटिन्यूएशन एजुकेशन। जब आप जॉब में इन्वॉल्व होंगे, जॉब करने लग जाएंगे, तो कुछ टाइम बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपने नॉलेज ली थी वो आप धीरे धीरे भूल जाएंगे, क्योंकि आप रेगुलरली क्या करेंगे, जॉब करेंगे तो एक टाइप का ही वर्क करेंगे, उससे डिफरेंट कुछ करेंगे नहीं। तो यहाँ पे लिखा है कि पार्ट टाइम इंस्ट्रक्शन उनको दिए जाने चाहिए ताकि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो इम्प्रूव हो जाए। साथ ही साथ रिफ्रेशर कोर्सेज भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, जिससे कि ये बेनिफिट मिले लोगों को और उनका डेवलपमेंट हो सके, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है साइंस या टेक्नोलॉजी में उसकी नॉलेज उनको हो पाए। देन लैक ऑफ प्रैक्टिकल। तो वोकेशनलाइजेशन में एक प्रॉब्लम लैक ऑफ प्रैक्टिकल्स की भी है कि एजुकेशन जो है हमारी वो ज़्यादा थ्योरेटिकल है ना कि प्रैक्टिकल है। अब बात कर लेते हैं नेशनलाइजेशन या फिर यूनिवर्सलाइजेशन का। तो यहाँ पे जो नेशनलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन है उसका एक्चुअली इंडिया में मतलब क्या है, तो ये जो पार्लेंस होता है इसका मतलब होता है वे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वे, एक तरीका कि क्या है इंडिया में नेशनलाइजेशन का मीनिंग या फिर आप कह सकते हैं यूनिवर्सलाइजेशन का मीनिंग। तो पहला पॉइंट कहता है एजुकेशन विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज डिफेंस, रेलवे एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। तो नेशनलाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये कि भाई एजुकेशन को अगर नेशनलाइज किया जाए तो जो एजुकेशन होगी उसका पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, जैसे कि डिफेंस, रेलवेज या फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स हैं वो। सेकेंड, it will be the responsibility of central government to provide education for any level and of any type. This is its complete administration as well as financial burden will be borne by the government. तो अगेन अगर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर लेती है तो इसका मतलब ये है कि भाई हर टाइप का जो मतलब वर्क है, फाइनेंस हो या कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नमेंट के पास होगा। तो गवर्नमेंट को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को बर्डन जो है इसका बेयर करेगी। देन द स्पेसिफाइड एजुकेशनल स्ट्रक्चर विल बी यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर इन द होल कंट्री। अब अगर आप पूरा का पूरा नेशनलाइजेशन करते हो, यानी पूरे स्टेट बोर्ड सबको डिसॉल्व करके अपने अंडर ले लेते हो, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी कि पूरे इंडिया में एक ही जो है मेथड, एक ही जो फॉर्म है एजुकेशन का वो रहेगा। द एम ऑफ एजुकेशन विल बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट विल बी मल्टीपर्पज़ प्रोसेस इन विच द नेशनल इंटरेस्ट विल बी गिवन द हाईएस्ट प्रेफरेंस। साथ ही साथ होगा क्या
अब क्योंकि पूरी कंट्री में एक ही सिस्टम चल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करेगी कि एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, और इससे फ़ायदा भी मिलेगा क्योंकि पूरी कंट्री में सेम सिस्टम होगा। फिफ्थ पॉइंट, एजुकेशन अप टू सर्टेन लेवल विल बी कंपलसरी एंड फ्री इन द होल ऑफ द कंट्री। अब एक पर्टिकुलर लेवल तक पूरी कंट्री में एजुकेशन जो है वो फ्री रहेगी। इट विल हैव नेशनल कोर करिकुलम विच विल बी यूनिफॉर्मली implemented in the whole country and its textbooks will be constructed and published by the central government। अब इसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करेगी, टेक्स्ट बुक्स बनाएगी, पूरे के पूरे जो करिकुलम है पूरी कंट्री में एक साथ इम्प्लीमेंट कर देगी। द रूल्स एंड क्राइटेरियाज एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी अप्लाइड टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द होल कंट्री एंड देयर विल बी ऑटोनॉमी इन द एकेडमिक फील्ड बट नॉट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ऑटोनॉमी नहीं होगी, फ्रीडम नहीं होगी उनके पास, लेकिन एकेडमिक में होगी, यानी कि वो वहाँ पे फ्रीडम के साथ अकॉर्डिंगली कोर्सेज करवा सकते हैं। सेवन पॉइंट, द फॉर्म एंड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन विल बी यूनिवर्सल इन द होल कंट्री। अब साथ ही साथ क्या होगा, पूरी कंट्री में सेम टाइप की टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन या फिर मैनेजमेंट एजुकेशन दी जाएगी, तो अगेन इससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, यानी कि प्रॉब्लम यूनिवर्सलाइजेशन की या नेशनलाइजेशन की क्या है। पहली चीज़ है इग्नोरेंस बाय पेरेंट। डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट टू ऑफर फ्री कंपलसरी एजुकेशन, मैनी पीपल लिविंग इन रिमोट एरिया स्टिल इग्नोर्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो अगर आप उत्तराखंड की ही बात करें, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई कुछ स्कूल्स तो ऐसे हैं जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत रिमोट एरिया में स्कूल है, वहाँ वो बच्चों को भेजते ही नहीं है, और वो बच्चों को भेजते भी हैं तो सिर्फ मिड डे मील के लिए भेजते हैं, पढ़ने के लिए नहीं भेजते, कि वो बच्चा आता है मिड डे मील लेता है और वो चला जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी कमी जो है पेरेंट्स की भी है। अगर पेरेंट्स ही इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हो सकता। देन सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन लोकल कम्युनिटी and educational institutions which leads to issue of universalization of elementary education। साथ ही साथ जो लोकल कम्युनिटी है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, उनका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है एजुकेशन को, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है और यूनिवर्सलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। एन एटीट्यूड ऑफ डिफरेंस, देयर इज एन एयर ऑफ indifferent attitude by the higher authorities which leads to lack of effort in the universalization of elementary education। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है यूनिवर्सलाइजेशन में, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन इसलिए नहीं हो पा रहा है। देन लैक ऑफ फंड्स, देयर इज़ इनएडिक्वेसी ऑफ फंड्स विच लीड्स टू लैक ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज एंड मटेरियल। अब अगेन हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ अपने अंडर ले ले, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि फंड्स इतने ज़्यादा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया आप सेम तरीके का पैटर्न जो है वो फॉलो कर पाओ। देन फिफ्थ पॉइंट है पॉवर्टी। पॉवर्टी भी एक रीज़न है यूनिवर्सलाइजेशन ना होने का। इवन दो एजुकेशन में बी फ्री बट देयर आर स्टिल सम एक्सपेंसेस पेरेंट्स हैव टू इनकर एंड दोज बिलोंगिंग टू पुअर सोशल क्लास मे देयरफॉर रिफ्रेन फ्रॉम सेंडिंग देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल। अब साथ ही साथ यहाँ पे पॉवर्टी भी एक रीज़न है। तो आप सभी को पता होगा रिसेंटली कुछ स्कूल्स थे ऐसे लास्ट ईयर जो कि सीबीएसई में कन्वर्ट हुए थे उत्तराखंड के, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेम प्रॉब्लम आई थी क्योंकि सीबीएसई के केस में जब आपको प्रैक्टिकल फीस एंड और ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए अग्री नहीं करे थे। शायद आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, बहुत सारी जगहों पे पेरेंट्स ने थोड़ा हंगामा भी किया था रिगार्डिंग दिस थिंग कि हम बोर्ड की फ़ीस क्यों पे करें जब वही काम हमारा उत्तराखंड बोर्ड में बहुत सस्ते में जा रहा था, तो हम सीबीएसई के थ्रू बच्चों को क्यों पढ़वाएं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो पॉवर्टी वाली भी है कि अगर आप एजुकेशन को फ्री करते भी हो तो भी बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको कि बेयर करना पड़ता है और पेरेंट्स उसके लिए एग्री नहीं होते। देन सिक्स पॉइंट कहता है लैक ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज में कि चाहे गवर्नमेंट कितने प्रोविजंस बना ले, लेकिन अगेन लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं उनकी क्वालिटी को लेकर या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर हमेशा स्कैरसिटी बनी रहती है, यानी कमी जो है वो बनी रहती है। एंड सेवन्थ पॉइंट जो है यूनिवर्सलाइजेशन की प्रॉब्लम में वो है लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल। बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि प्रॉपर गर्ल्स स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट फंड अवेलेबल नहीं है, इसीलिए कई बार लो परसेंटेज ऑफ फीमेल एनरोलमेंट भी वहाँ पर है क्योंकि स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए स्कूल नहीं है और उनके लिए पढ़ना जो है कई बार मुश्किल हो जाता है। सो ये पॉइंट था यहाँ पे रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। अगला जो हमारा पॉइंट है प्रॉब्लम है वो है इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो अगेन इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का मीनिंग आपको पता ही है कि सारे लोगों को इक्वल राइट प्रोवाइड करना ताकि एजुकेशन उनको मिल सके। तो इसके पीछे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स में पहला पॉइंट आता है पॉवर्टी। तो अगेन गरीबी इसका एक मेन रीज़न है, सभी को पता है कि अगर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी जाए तो जो पुअर बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती जो कि वेल्दी फैमिली के बच्चों को मिलती है ड्यू टू पॉवर्टी और लैक ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी अराइजेज। अब होता क्या है कि पॉवर्टी यानी गरीबी की वजह से
वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उनको जो है वो एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो कई बार क्या होता है कि वो बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं होते इसलिए वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो अगेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सेस, यानी कि मेल फीमेल में डिफ्रेंसिएशन करना, एक बच्ची में, एक मतलब बेटे में और बेटी में डिफरेंस करना, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में कुछ जगह ऐसा है, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है और गर्ल्स को प्रेफरेंस नहीं मिलती। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अपने जो बेटे होते हैं उनको क्या करती हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा देती है, और जो अपनी बेटियां होती हैं उनको हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ाती हैं। सिमिलर वे में बेटे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, जबकि बेटियां पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी होती हैं अगर, तो उनको तब भी नहीं भेजते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिल पाती है। देन अगला पॉइंट है फैमिली बैकग्राउंड। तो कई बार फैमिली की वजह से भी ऐसा होता है कि फैमिली बैकग्राउंड जो होता है वो भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है अपॉर्चुनिटीज़ को। ऑल्सो द एनवायरमेंट इन फैमिली मैटर्स द मोस्ट। इन मैनी केसेस चिल्ड्रंस आर the first generation learner, thus they don't get that much support and motivation from their family members, and the children who have well educated parents get more and more encouragement and motivation। तो भाई कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फैमिलीज़ में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं। फर्स्ट जनरेशन का मतलब कि उससे पहले उनकी फैमिली में जो लोग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते। तो अब ऑब्वियसली जब वो पढ़े लिखे नहीं होते उतने ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, उतना ज़्यादा इंकरेजमेंट या सपोर्ट जो है प्रोवाइड नहीं कर पाते एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जिनके कि पेरेंट्स पहले से ही वेल एजुकेटेड होते हैं। क्योंकि जो वेल एजुकेटेड होते हैं उनको पता होता है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है, या अगर वो एजुकेशन लेंगे तब उससे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो अगेन कहीं ना कहीं ये भी इक्वल अपॉर्चुनिटी के केस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और यहाँ पे लिखा भी है दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ रीजन ऑफ इनइक्वालिटी। दिस इज समटाइम्स टर्म्ड अंडर द हेड ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन एडवांस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सोसाइटी। तो अगला जो पॉइंट है वो है रीजनल इम्बैलेंस। तो रीजनल इम्बैलेंस आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब होता है कि कुछ रीजन्स या एरियाज ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपरली डेवलप नहीं होते या कम डेवलप्ड होते हैं, लेस डेवलप्ड होते हैं। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, क्योंकि ऐसे एरियाज जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं वहाँ पे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू वो एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है। देन बात आती है फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड की। तो दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। यही रीज़न है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो आया है एंड इवन NEP 2020 में उसको बहुत हद तक और बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात भी वहाँ रखी गई है। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है और ये भी इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। द स्कैरसिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन सेवरल एरियाज ऑफ द कंट्री ऑल्सो लीड्स टू अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशनल फील्ड। तो कई बार जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मान लेते हैं अगर आप एक्सट्रीम पहाड़ के एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कॉलेजेस नहीं मिलते, वहाँ पे आपको ज़्यादा हाई स्कूल्स नहीं मिलते या सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स नहीं मिलते। तो उन बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि उस 50 किलोमीटर के एरिया में स्कूल ही नहीं है तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो पढ़ने ही नहीं जाएंगे, वो अपनी पढ़ाई ही छोड़ देंगे जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे स्कूल अवेलेबल नहीं है। या मान लेते हैं कि नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स में जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज ही अवेलेबल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि पढ़ाई छोड़ देंगे, जबकि अगर उन्हीं के एरिया के आसपास कहीं पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाएँ तो उससे उनको बेनिफिट ये चीज़ का मिलेगा। अब बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि आखिर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसका क्या मतलब है। जनरली द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी इज मेंट दैट द ऑब्जेक्ट इज एज पर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल्स और अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म और पैरामीटर। अब सिंपल सी फंडा है, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी से हम यही समझते हैं कि भाई किसी चीज़ की या किसी ऑब्जेक्ट की जो सिचुएशन या फिर आप क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप उसको मैच करते हैं वो एज़ पर योर नॉर्म्स है। मान लेते हैं कि हमने कहा अगर आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, मान लेते हैं आप राइस खरीदने जा रहे हैं, तो आपने कहा राइस जो है हम जाके बासमती लेंगे, तो आपके दिमाग में एक फिट चीज़ बैठी हुई है कि जो बासमती है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, यानी कि स्टैंडर्ड एक नॉर्म है। सिमिलर वे में जो क्वालिटी है उसको इसी वे में समझा जाता है कि कोई स्टैंडर्ड कोई नॉर्म। एट प्रेजेंट इट्स स्कोप हैज़ ग्रोन वाइडर। अब क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन में ये जो स्कोप है ज़्यादा बढ़ गया है। नाउ इट सिग्निफाइज ऑफ बीइंग एज पर एक्सेलेंस एट द ग्लोबल लेवल। अब ये माना जाता है कि
ये सिर्फ क्वालिटी का इशू, मतलब जो क्वालिटी है उसको ही मान लिया जाता है कि इट इज़ एज़ पर द ग्लोबल लेवल, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन है। ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी कंट्री में अपने लोगों से compete कर रहे हैं, बल्कि आपको दुनिया के और लोग हैं उनके साथ compete करना है। तो ये मान के चला जाता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर बात करी जा रही है तो उसका स्टैंडर्ड वो होना चाहिए जो कि ग्लोबल लेवल पे है। एट प्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो कंट्री की जो भी एजुकेशन की सिचुएशन है या डेवलपमेंट है उसको मेजर किया जाता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे, यानी कि दुनिया के जो क्राइटेरियाज हैं उनके बेसिस पे। और ये पैरामीटर्स कहाँ से हैं? दीज आर प्रिस्क्राइब बाय इंटरनेशनल एजुकेशन कमीशन 93-96। तो 93-96 में इंटरनेशनल एजुकेशन कमीशन ने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए थे, उनके अगेंस्ट इस चीज़ को मेजर किया जाता है। इनके हिसाब से जो क्वालिटी एजुकेशन है वो एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर जो लोग हैं उनको आप इस लायक बना देते हैं कि वो ग्लोबल रेस में पार्टिसिपेट कर सकें और वहाँ पर अपनी एक प्लेस जो है वो मेंटेन कर पाएँ। इसके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स कहते हैं या डिवाइड करते हैं इस चीज़ को 4 पार्ट्स में, जिसमें पहला स्टैंडर्ड है आपका टीचर। फॉर क्वालिटी एजुकेशन इट इज़ मैंडेटरी फॉर टीचर टू हैव क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, यानी कि पहली चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, तो उसमें सबसे पहला जो रोल प्ले करता है वो है टीचर। यानी टीचर जो है उसके अंदर अच्छे टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि गुड हेल्थ, गुड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, IQ लेवल ज़्यादा होना चाहिए, गुड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, क्लियर नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए मैथड्स एंड स्किल्स की, जो भी वो पढ़ाने वाला है टीचिंग स्किल्स हैं वो होनी चाहिए। साथ साथ एक प्रॉपर बिहेवियर भी होना चाहिए स्टूडेंट्स के प्रति। फॉर क्वालिटी एजुकेशन करिकुलम शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। तो करिकुलम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसके लिए करिकुलम जो है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए एज़ पर दी लोकल एंड नेशनल नीड्स, जो भी आपकी लोकल या फिर आपकी कंट्री की नीड्स है उसके हिसाब से। इट शुड बी लिंक्ड विद लाइफ स्किल्स एंड शुड एनकरेज पीस एजुकेशन सो एज टू कल्टिवेट द स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड ब्रदरहुड। तो पहली चीज़ कि उसके अंदर यानी वो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि स्किल को, यानी कि जो आपकी लाइफ स्किल्स हैं उनको इम्पार्ट करे। अब लाइफ स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इम्पार्ट होनी चाहिए, बच्चे को आनी चाहिए, उसे बताया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो एजुकेशन है वो पीस एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि शांति उसे सिखाई जानी चाहिए ताकि वो वर्ल्ड में यानी दुनिया में अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से रह सके। बिसाइड सूटेबल साइकोलॉजिकल मैथड शुड बी यूज्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन शुड बी डन यूजिंग क्वालिटेटिव मैथड ऑफ इवैल्यूएशन। साथ साथ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के मैथड होने चाहिए और उसका इवैल्यूएशन भी होना चाहिए टाइम टू टाइम। तो ये करिकुलम का रोल यहाँ पे है। अगर करिकुलम अच्छा है तो अगेन क्वालिटी एजुकेशन होगी। देन फोर्थ पॉइंट है एनवायरनमेंट। अब अगेन फोर्थ क्वालिटी, मतलब अगर आप चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन तो वहाँ पे एनवायरनमेंट है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव क्वालिटेटिव एनवायरनमेंट फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मटेरियल एलिमेंट्स एंड सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। तो अच्छा एनवायरनमेंट होगा तभी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, और यहाँ पे एनवायरनमेंट को डिवाइड कर दिया गया 2 हिस्सों में, मटेरियल एलिमेंट्स एंड सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में। मटेरियल एलिमेंट्स में क्वालिटी ऑफ स्कूल फैसिलिटी जो है वो इंक्लूड होती हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर वेंटिलेशन, कि भाई हवा जो है वो हवादार होनी चाहिए, जैसे कि कहते हैं कि जो क्लासरूम्स होनी चाहिए वेंटिलेटेड होनी चाहिए, उनमें प्रॉपर हवा का फ्लो जो है वो होना चाहिए। देन लाइटिंग, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए। देयर शुड ऑल्सो बी अवेलेबल क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज। तो प्रॉपर लाइब्रेरीज होनी चाहिए जिसमें कि क्वालिटी बुक्स हों, अच्छी बुक्स हों, और लैब्स भी प्रॉपर होनी चाहिए। एंड स्टूडेंट शुड बी इन लिमिटेड नंबर, और यहाँ पे जो बच्चा है वो भी लिमिटेड नंबर में होना चाहिए। जैसे कि आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, चाहे तो कोचिंग के या फिर स्कूल के, जो बताते हैं 1:10 या 1:30। तो ये 1:10 जो है स्कूल्स का तो नहीं है, ये आपका स्कूल कोचिंग्स का होता है। जनरली 1:30 जो होता है स्कूल्स के लिए, वो बताते हैं कि हमारा 1:30 है। 1:30 का मतलब ये कि एक टीचर पे 30 बच्चे हैं, जो कि ये शो करता है कि हम बहुत ही इफेक्टिवली एफिशिएंटली हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक क्लासरूम में। तो यहाँ पे इसी चीज़ की बात करी गई है। अब अगर क्वालिटी सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो यहाँ पे प्रोविजन होना चाहिए एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, और यही रीज़न है कि रीसेंट करिकुलम डेवलपमेंट्स में या फिर NEP की अगर हम बात करें, CBSE के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर भी कंपलसरी कर दिया गया है कि काउंसलर जो है वो अपॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे टाइम टू टाइम CBSE जो है वो बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाता रहता है। अभी पिछले 2 मंथ्स पहले मैंने भी CBSE करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ट्रेनिंग जो थी वो ली थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करने के लिए नेसेसरी है।
अब बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे प्रॉब्लम वाले पॉइंट्स क्या हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ एम। अगर बात करी जाए इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो यहाँ पे एक डेफिनेट एम की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हम अभी भी ब्रिटिशर्स के बनाए हुए एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम इतने चेंजेस तो करें, लेकिन वही सारी चीज़ें जो कि ब्रिटिशर्स ने बना के हमें दी थी उनको ही हमने फॉलो किया। अब ब्रिटिशर्स का जो मेन एम था, हमने वीडियो में बात करी थी ब्रिटिश पीरियड वाले में, कि उनका मेन एम था कि क्लर्क बनाना, यानी कि उनको इंडिया में ऐसे लोग चाहिए थे जो कि यहाँ की लैंग्वेज को कन्वर्ट करके उनको बता सकें, साथ साथ उनका वर्क ईजिली कर पाए। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी अगेन सेम पैटर्न पे ही पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे लिखा भी है, अनफॉर्चुनेटली द एम कंटिन्यू टू रिमेन मोर और लेस द सेम फॉर लॉन्ग टाइम एक्सेप्ट फॉर प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर एंट्रेंस इनटू द यूनिवर्सिटी। सेकेंडरी एजुकेशन हैड गॉट नो डेफिनेट एम। सेकेंडरी एजुकेशन का अपने आप में कोई भी एम नहीं है, वो सिर्फ क्या करती है, बच्चे को यूनिवर्सिटी लेवल के लिए प्रिपेयर कर देती है और उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला देती है। देन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं या गिरे हैं, या आप कह सकते हैं उनमें कमियां आई हैं, यानी कि उनकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हुई है। सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपलसरी एजुकेशन, एनरोलमेंट ऑफ at the elementary level of education has increased to considerable extent. As a result of this, the number of students reading in high school has been enormously increasing. Thus, the increase in number of students is bound to affect the quality of education in general and secondary education particular. तो अब ये इन लाइन से आप समझ गए होंगे कि भाई इसका सिंपल सा फंडा है कि जब फ्री एजुकेशन करी गई, कंपलसरी एजुकेशन करी गई, तो वहाँ से जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उनका एनरोलमेंट बढ़ गया। इससे प्रॉब्लम कहाँ पर आई, स्कूल्स में ज़्यादा बच्चे हो गए, तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो क्या हो गई है, वो गिर गई है। देन अगेन थर्ड पॉइंट है इनएप्रोप्रिएट करिकुलम। करिकुलम इनएप्रोप्रिएट है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सेकेंडरी एजुकेशन लेवल की हमने डिस्कस भी करी हैं कई सारी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं करिकुलम उसको सूट नहीं करता। यानी कि जो रैपिड चेंजेस हुए हैं टेक्नोलॉजी में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट इन नॉलेज हुआ है, उसके हिसाब से प्रेजेंट करिकुलम जो है वो नहीं है। तो अगेन कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और साइंटिफिक नॉलेज को इम्पार्ट नहीं करता है। देन नो यूनिफॉर्मिटी इन दी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एट प्रेजेंट जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनको डिफरेंट टाइप की बॉडीज़ जो हैं वो मैनेज करती है। कहीं पे गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रही है, कहीं पे लोकल बॉडी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, म्यूनिसिपल बोर्ड, और कहीं पे जो प्राइवेट मैनेजिंग कमेटीज़ हैं वो उसको मैनेज करती हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर स्कूल का मैनेजमेंट अपने आप में डिफरेंट है, और स्टेट टू स्टेट भी क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे स्कूल जो कि प्राइवेट मैनेजमेंट के अंडर है, उनमें फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, यानी कि उनके पास फाइनेंस की जो है वो अक्सर कमियां रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, प्रॉब्लम्स थी। इसके साथ ये टॉपिक आपका कवर हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है, दैट इज़ डिस्टेंस एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। सो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आती रहती हैं। और इवन आपके बीएड के सिलेबस के बाद भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी जो आपके हमेशा काम आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।